अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश किस्त नंबर 28। पहला कमरा खासा कुशादा था और उसकी आराइश औसत दर्जे की थी। कालीन का रंग उड़ा उड़ा सा था और सोफा भी पुराना नजर आता था, मगर उसके गदेलों पर साफ सुथरे गिलाफ चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। और सबसे अहम बात तो ये थी कि उसी कमरे के एक गोशे में कालीन पर रूपा आराम से बैठी दो नौउम्र लड़कियों के साथ लूडो खेलने में मसरूफ थी। नौउम्र लड़कियां उषा की छोटी बहनें मालूम होती थीं। खुदा का शुक्र है मंसूर, रूपा मुझे देखकर लूडो छोड़कर उठ खड़ी हुई। मेरे आने से पहले वो गालिबन तफक्कुरात को भुलाने की कोशिश में खासी कामयाब हो चुकी थी और लड़कियों के साथ कहके लगा रही थी, मगर मुझे देखते ही जैसे सारे फरामोश करदा अंदेशे उसकी आंखों में उतर आए थे। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं तो पागल हो चुकी थी। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा। वो मेरे करीब आ गई। हुआ क्या था? बिलाखिर मैंने पूछा। सही तौर पर तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं, उसने सादगी से कहा। मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक कंवर मैसूरी की कैडलक एक सड़क पर छोड़कर कुछ देर टैक्सी तलाश करती रही, लेकिन टैक्सी ना मिली। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि स्याह चश्मे और आम से लिबास के बावजूद कुछ लोग मुझे पहचान ही ना लें और हुजूम इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए मैं गलियों गलियों से होती पैदल ही घर को चल दी। घर का फासला कुछ ज्यादा ना था। उस वक्त मैं प्ले ग्राउंड के करीब पहुंच चुकी थी जब मैंने जबरदस्त धमाके के साथ कोठी का मरकजी हिस्सा मुनहदिम होते देख लिया। प्लास्टर और ईंटों वगैरह के कुछ टुकड़े तो मैंने खसो खाशाक की तरह हवा में उड़ते देखे। फिर बाकी दीवारों वगैरह में भी दरारें पड़ी और वो भी जमीन बोस हो गई थी। रूपा ने सिसकी सी ली और काबिले रहम से अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने बड़े चाव से खुद बनवाया था मंसूर इसे, उसने जैसे शिकवा सा किया, जैसे उसकी तबाही में मेरा भी हाथ रहा हो और मेरे देखते ही देखते वो यूं नेस्तो नाबूद हो गया हो जैसे बंदरों ने किसी परिंदे का आशियाना उजाड़ दिया हो। ये शुक्र करो कि वो परिंदा जिंदा बच गया। मैं न जाने क्यों मुस्कुरा दिया। आशियां तो फिर भी बनते रहेंगे। मैंने बालों में उंगलियां फेरी। कोठी में गालिबन बेहद ताकतवर बम छुपाया गया था। मुझे तो ये सोचकर झुरझुरी आती है कि अगर तुम्हें टैक्सी मिल जाती तो यकीनन तुम चंद मिनट पहले घर पहुंच चुकी होती। फिर तब क्या होता? रूपा को वाकई झुरझुरी सी आ गई। इस दौरान जैसे हमने कमरे में मौजूद दीगर अफराद को कतई तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। बुढ़िया तो चंद लम्हे पहले ही दूसरे कमरे में चली गई थी। उषा ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। कॉफी नहीं, मैंने फौरन कहा, मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। हो जाएगा कुछ बंदोबस्त या नहीं? मैंने एहतियातन पूछा। क्यों नहीं, वो मुस्कुराई। चंद मिनट इंतजार की जहमत उठाना पड़ेगी बस। वो गालिबन किचन की तरफ को चल दी। बाहर जाते वक्त उसने शायद अपनी छोटी बहनों को भी इशारा कर दिया था, क्योंकि उसके साथ ही वो भी कमरे से रुखसत हो गई थी। मैं सोफे पर बैठ गया और रूपा को भी अपने करीब बैठने का इशारा कर दिया, मगर वो दीवार से टेक लगाकर मेरे पैरों के करीब ही कालीन पर बैठ चुकी थी। घर में भी वो इसी तरह इजी होकर बैठना पसंद करती थी। इस वक्त वो आम सी साड़ी में बिखरे बिखरे बालों और बेनियाज चेहरे के साथ बहुत मुख्तलिफ सी दिखाई दे रही थी। बगौर देखने पर उसे कोई आम आदमी शायद ही तस्लीम कर पाता कि ये वही रूपा है जिसे वो फिल्मों में एक अनोखी सूरत में देखा करते थे। जब मुझे अपनी आंखों पर यकीन आ गया, रूपा कह रही थी कि कोठी वाकई जमीन बोस हो चुकी और लोग इधर उधर देखने के साथ साथ वहीं पर दौड़े चले आ रहे हैं, तो मैं खामोशी से वहां से खिसक ली। सही तौर पर मुझे खुद भी मालूम न था कि इसकी वजह क्या थी। शायद मैं ये सोचकर घबरा गई थी कि पुलिस वाले और अखबारी रिपोर्टर्स वहां पहुंच जाएंगे और मुझसे तरह तरह के सवालात शुरू कर देंगे। मैं क्या जवाब दूंगी उनके सवालों का? मुझे इस तसव्वुर से वहशत होने लगी थी। दूसरे शायद मेरे तहत शऊर में यह ख्याल भी आया था कि मेरे जिन दुश्मनों ने कोठी में बम रखा होगा वो कुछ अरसे के लिए यही समझ लेंगे कि मैं वाकई मर चुकी हूँ। जो कुछ भी हो, बहरहाल सबसे बड़ी घबराहट तो तन्हाई की थी। वैसे तो मेरा ख्याल ये था कि मैं खासे मजबूत आसाब की औरत हूँ, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल में मेरे हवास मख्तल और अक्ल खब्त होकर रह जाती है। मैं खौफजदा बहरहाल नहीं हुई थी, बस ये फैसला करने से माजूर हो गई थी कि फौरी तौर पर मुझे अब क्या करना चाहिए।
मेरे जहन में बस उषा का नाम ही आया और मैं उसके घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसका घर करीब में ही मौजूद था और चूंकि मैं कई मर्तबा उसे यहाँ ड्रॉप करके गई थी, इसलिए मुझे अच्छे तरीके से याद भी था। तभी से मैंने उसको वहाँ दौड़ा दिया था कि हुजूम के आसपास चक्कर लगाती रहे और तुम आते नजर आ जाओ तो तुम्हें बाला ही बाला यहाँ पहुँचा दे। अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मेरी तरफ देखते हुए वो इतनी देर में पहली बार ही मुस्कुराई थी, फिर फौरन ही संजीदा होकर चुप हो गई। तुम मेरी ही सुने जा रहे हो, वो बोली। अपनी तो कुछ सुनाओ, तुम पर क्या बीती? इतनी देर कहाँ लगा कर आ रहे हो जनाब? मैंने मुख्तसरन उसे तमाम वाकयात सुना दिए। प्रिंस, शोम्बई और इन तमाम लोगों का तस्करा मैंने नहीं किया, अलबत्ता इतना जरूर कह दिया कि तुम्हारा असल दुश्मन तो अब खत्म हो चुका। अलबत्ता एक शख्स बाकी है जिसकी तरफ से शायद कभी तुम्हें किसी किस्म का खतरा लाहक हो जाए। आजकल में ही उसका भी मैं कुछ बंदोबस्त कर डालूंगा। इसके बाद तुम हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाओगी, बशर्ते कि तुम्हारा कोई नया दुश्मन पैदा ना हो जाए। मैं कहना चाहता था कि उस वक्त बहरहाल मैं उसकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होऊंगा। मैं उसे अलविदा कहकर जा चुका हूँगा, लेकिन मेरी उसे ये कहने की हिम्मत भी ना पड़ी। फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? उसने मुझसे सवाल किया। फिलहाल तो सबसे पहले उषा जो कुछ पका कर लाएगी ना, उसे हम दोनों ने चट करना है, मैंने आहिस्ता से कहा। इसके बाद कुछ सोचेंगे, क्योंकि मैंने सुना है सोच विचार में भी मैदे का काफी अहम किरदार होता है, और वो भी खाली पेट नहीं, भरे पेट। उसी लम्हे उषा वापस आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने टीना और पिंकी को सैंडविचेस तैयार करने पे लगा दिया है। मैंने सोचा कि इतनी देर में हम खबरें ही सुन लेते हैं, मकामी खबरों का वक्त हो चला है। उसने दरवाजे के करीब दीवार के साथ लगी तिपाई पर रखा बिजली का एक रेडियो ऑन कर दिया। स्टेशन ट्यून करने के बाद वो रूपा के करीब ही कालीन पर आकर बैठ गई। न्यूज रीडर गालिबन सुर्खियां पढ़ चुकी थी और अब लगे बंधे और घिसे पिटे अल्फाज में इंतजामिया के किसी अफसर आला का एक रिवायती सा वादा पढ़कर सुनाती थी कि आने वाले इतने बरसों में फलां मंसूबे के तहत फलां मसला जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। चंद मिनट हम खामोशी से बैठे इसी किस्म की बकवास और खोखली खबरें सुनते रहे जो मुझे जहर लगती थी। फिर उसने एक नई खबर शुरू कर दी। आज से पहर पाली हिल के इलाके में मारूफ फिल्मी अदाकारा मैडम रूपा की कोठी एक जबरदस्त धमाके से जमीन बोस हो गई। धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास की 2 कोठियों की चारदीवारी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। बावर किया जाता है कि कोठी में मौजूद अफराद में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। एक मुलाजिम और एक मुलाजमा की लाश मलबे से बाहर निकाली जा चुकी है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक मैडम रूपा आज शूटिंग के लिए किसी भी स्टूडियो नहीं पहुंची थी, जिसकी बिना पर अंदेशा जाहिर किया जाता है कि शायद घर में मौजूद रहने की वजह से वो भी हादसे का शिकार हो चुकी होंगी। माहिरीन ने धमाके की वजह ताकतवर बम का फटना बयान किया है। मलबा हटाने और तहकीकात वगैरह का काम जारी है। मजीद तफसीलात शायद हम आपको सुबह के बुलेटिन में अच्छी तरीके से सुना सकेंगे। मकामी खबरें खत्म हुई। मैंने चुटकी बजाते हुए रूपा से कहा, लो ये मसला तो हल हो गया ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे साथ अब तुम अपने घर, बल्कि यूं कहो कि अपने खंडर की तरफ चलोगी और अपनी तमाम तर अदाकाराना सलाहियतों को बरुए कार लाते हुए यूं जाहिर करोगी जैसे तुम पर हैरत और सदमे का शदीद हमला हुआ है। जब हम जाए वकुआ पर पहुंचे तो हुजूम काफी कम हो चुका था। फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों के अलावा कुछ ज्यादा ही लोग नजर आ रहे थे। मैंने मलबे के ढेर के करीब गाड़ी ले जाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने विसल देकर मुझे रोक दिया और तेजी से हमारी तरफ बढ़े। उसी लम्हे रूपा गाड़ी से उतर गई और फटी फटी आंखों से मलबे के ढेर को देखने लगी। पुलिस कांस्टेबल उसे पहचान कर दौड़ा चला आया और न जाने कहां से एसपी साहब को बुलवा लिया। इस दौरान वहां मौजूद तमाशा देखने वालों में बड़ी तेजी से ये खबर फैल चुकी थी कि मैडम रूपा अभी जिंदा हैं और अभी अभी कहीं से तशरीफ लाई हैं। लोग हमारे गिर्द जमा होने लगे थे। एसपी साहब ने आकर सबको डांटा और कांस्टेबल वगैरह को हिदायत की कि इन्हें पीछे हटाएं। इस दौरान वहीं सड़क के किनारे प्लेग्राउंड के करीब चंद कुर्सियां भी पुलिस वालों ने लाकर बिछा दी थी। तशरीफ रखिए मैडम, तशरीफ रखिए, बैठिए। एसपी साहब ने रूपा को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन वो बड़ी कामयाबी से सख्ते की सी कैफियत का इजहार कर रही थी और बुत बनी खड़ी थी। एसपी साहब के तीसरी मर्तबा मुखातिब करने पर वो ऐसे चौंकी जैसे वो बहुत हैरत से बाहर निकल आई हो। वो कह रहा था, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप अभी जिंदा हैं। हमें मलबे में लाश के कुछ हिस्से मिले हैं, उनकी बिना पर हम तो तस्दीक करने वाले थे कि आप भी। उसने जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया और एक लम्हे के तवक्कुफ से पूछा, वैसे आप थीं कहाँ पर? हमने तमाम स्टूडियोज से पता करवाया था, आप कहीं पर भी ना थी।
मैं एक अजीज की बीमार पुरसी के लिए पूना गई हुई थी। रूपा ने झुरझुरी सी लेकर बुड़बुड़ाने के से अंदाज में जवाब दिया। लेकिन ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है? सदमे से गोया उसकी आवाज बैठी चली जा रही थी। मैंने तो रेडियो पर खबर सुनी और यहीं पर दौड़ी चली आई। मेरे मुलाजमों का क्या हुआ? आपका चौकीदार तो बच गया है, बहरहाल उसे काफी जख्म आए हैं, वो अस्पताल में मौजूद है। इसके अलावा हमें एक औरत और एक उधेड़ उम्र मर्द की लाश मिली है और तीसरी लाश के चंद हिस्से मिले हैं। शायद वो औरत उस जगह के बहुत करीब थी जहां बम रखा गया था। चौकीदार के अलावा 2 मुलाजमाएं और एक माली भी घर पर था। गोया उनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाया। रूपा बुड़बुड़ाई। मुझे यकीन हो गया था कि वो अब अदाकारी नहीं कर रही थी। दुख वाकई उस पर गालिब आने लगा था। यूं भी वो अजीब सी ही औरत थी। उसके मिजाज का कोई अता पता मालूम न था कि कब किस सिमत से सदमे की कोई लहर आए और उसकी तमाम सोचों को बहाकर ले जाए। आपको कुछ अंदाजा है कि ये हरकत किसकी हो सकती है? एसपी साहब ने गोया उसका ध्यान हटाने के लिए ही पूछा। ये तो फिर आपको मालूम होगा ना, या फिर आपको मालूम करना है एसपी साहब? रूपा ने उसकी तरफ देखते हुए निहायत बावकार लहजे में कहा। मेरी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ना जाने कौन मेरे खून का प्यासा बन गया और क्यों। आपके इल्म में तो होगा कि मुझ पर बारहा कातिलाना हमले किए जा चुके। मुझे खुद हैरत है कि मैं क्यों कर बचती चली गई। ये इस सिलसिले की सबसे बड़ी कोशिश थी। अब तो बस यही कसर बाकी रह गई है कि ये नामालूम लोग टैंकों से मुझ पर चढ़ाई कर दें। इसके अलावा बचा ही क्या है? रूपा के लहजे में कुछ तंज झलक आया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, एसपी साहब ने उसके तंज को समझते हुए कहा। इस बार मैं नामालूम बदमाशों को पाताल से भी खोदकर निकाल लूंगा। यही वादा आप काफी अरसे पहले भी कर चुके थे और यही वादा काफी अरसे पहले डीआईजी साहब भी मुझसे कर चुके थे। रूपा ने निहायत सादगी से कहा। अब फिलहाल आपका कयाम कहाँ होगा जनाब? एसपी साहब ने कदरे खिसिया कर मौजू बदलते हुए कहा। कुछ दिन के लिए तो किसी होटल में ही कयाम करूंगी। रूपा ने उठते हुए कहा। मुझे मुत्तला कर दीजिएगा कि आप किस होटल में कयाम पजीर हैं, एसपी साहब ने कहा। फिर हिचकिचाते हुए बोला। अखबारी नुमाइंदे भी कुछ ही देर पहले अपने अपने दफ्तरों को रवाना हुए थे। अभी मैं दफ्तर जाऊंगा तो उनके फोन आने शुरू हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ ये बता दीजिएगा कि मैं जिंदा हूँ। रूपा ने सर्द मेहरी से कहा। लेकिन मैं ना तो कोई बयान दूंगी और ना ही किसी से मिलना चाहूंगी। सुना आपने? कहाँ चलना चाहिए? चंद लम्हे बाद मैंने अंधेरे में पार्क की हुई गाड़ी को सड़क पर लाते हुए पूछा। रूपा मेरे बराबर बैठी खोई खोई सी नजरों से सामने की तरफ को देख रही थी। मैं समझ गया कि उस पर मखसूस उदासी का दौरा पड़ा हुआ है। ताज चलो, उसने आहिस्तगी से कहा। ताजमहल होटल की उन दिनों बहुत शोहरत सुन रखी थी। रास्ते में रूपा ने चौंकते हुए कहा। मंसूर, मुझे पैसों की जरूरत होगी। सुबह बैंक की भी छुट्टी है। मैं वहां से नई चेक बुक वगैरह भी नहीं ले सकूंगी। पैसों की तुम फिक्र ना करो। मैंने उसकी सीट के नीचे पड़े हुए ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। ये नोटों से भरा हुआ है और अभी इसमें खासी बड़ी रकम भी मौजूद है। तो क्या तुम लड़ाई भिड़ाई के अलावा लूटमार भी करते हो? वो मुस्कुराई। उसके जहन से जल्द ही उदासी के बादल छटने लगे थे। उसका मिजाज पहाड़ी इलाकों के मौसम की तरह ही था, पल में कुछ और पल में कुछ। ताजमहल में उसे एक वीआईपी स्वीट में पहुंचाकर नोटों की एक गड्डी उसके हवाले करते हुए मैंने कहा, मैं अब चलता हूँ। कुछ काम अधूरा रह गया था, उसे मुकम्मल करके आऊँ। मेरी वापसी में अगर ताखीर हो जाए तो बिल्कुल फिक्र ना करना। ब्रीफकेस उठाए मैं लिफ्ट के जरिए नीचे आया और कार में बैठकर उस तहखाने की तरफ को रवाना हो गया जहां मैंने नश्चल और विक्रम को उनके साथियों की लाशों के दरमियान नीम मुर्दा हालत में छोड़ा था। विक्रम ही की गाड़ी अभी तक मेरे जेरे इस्तेमाल थी। तहखाने तक वापस पहुंचने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश न आई और जब कुंडी खोलकर मैं अंदर पहुंचा तो मंजर तकरीबन वैसा ही नजर आया जैसे मैं छोड़ कर गया था। सिर्फ एक फर्क पड़ा था और वो ये कि नश्चल दम तोड़ चुका था। वो घिसटते घिसटते दरवाजे के करीब पहुंच गया था और मौत ने उसे रास्ते में ही आ लिया था। मरने से पहले उसे खून की एक कैब भी आई थी। वो अहमक अगर दरवाजे तक पहुंच भी जाता तो उसे कोई फायदा ना होता। दरवाजा तो बाहर से बंद पड़ा था।
विक्रम वहीं पड़ा उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था जहां मैं उसे बांध कर डाल कर गया था। मैंने बालों से पकड़कर उसे सीधा किया तो उसने सूजी सूजी सी आंखें व मुश्किल नीम वाह करके मेरी तरफ गौर से देखा। उसकी पेशानी से खून बहकर उसके चेहरे पर जम चुका था और इसके दरमियान उसकी आंखें पेवंद की तरह चमकती हुई नजर आती थी। मैंने उसके मुंह से कागज का गोला निकाला। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, वो बुड़बुड़ाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सा पैसा देने को भी तैयार हूँ। तुम अगर कहोगे तो मैं हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। उसका लहजा उस शराबी से मुशाबे था जिसका नशा न जाने कब से टूट रहा हो और अब अजियत उसकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुकी हो। अगर तुम मुझे सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दे दो, मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ने पर गौर कर सकता हूँ, वादा नहीं कर रहा। ये बताओ कि रूपा की कोठी में बम किसने रखा था? रशी ने, उसने बिला तामुल जवाब दिया। लेकिन रशी और नश्चल ने तो रूपा को अगवा कर लिया था, फिर उसमें बम रखने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने उसके बालों को एक जोरदार झटका दिया। ये भी नश्चल ही की तजवीज थी। विक्रम कराहा, उसने कहा था कि ज्यादा अरसे तक रूपा की गुमशुदगी से मुल्क में गर्मा गर्मी की फिजा बरकरार रहेगी जो हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए रूपा को अगवा करने के बाद अगर टाइम बम के जरिए उसकी कोठी को उड़ा दिया जाए तो यही समझा जाएगा कि इस धमाके में खुद रूपा के भी परखचे उड़ गए होंगे। अगर इस बात की तरदीद करने वाला कोई गवाह बाकी रह भी गया तो उसे हम खुद ठिकाने लगा देंगे। एक बार जब ये खबर फैल जाएगी कि रूपा मर चुकी है तो फिर रफ्ता रफ्ता लोग उसे भूलना शुरू कर देंगे। उसके मद्दाहों और फिल्मसाजों को आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाएगा और पुलिस की फाइलें भी बंद होकर दफ्तर में हमेशा के लिए दाखिल हो जाएंगी। लेकिन अगर मामला उसकी गुमशुदगी का बाकी रहा तो प्रेस भी शोर मचाता रहेगा और अवामी हलके भी शोर मचाएंगे और इस तरह ये बात कभी खत्म नहीं होगी। मैंने हुंकारा भरा। मेरे जहन में सोचों के घोड़े सरपट दौड़ रहे थे और मेरी रगों में लहू की गर्दिश कुछ ज्यादा ही तेज हो चुकी थी। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, रूपा के बारे में तुम्हारा अब क्या प्रोग्राम था? मेरा काम सिर्फ इतना था कि आज रात 2 बजे रूपा को मालती मंदर जजीरे पर पहुंचा दूं और प्रिंस शोम्बई से 2 लाख पाउंड नकद वसूल करके वापस आ जाऊं। विक्रम ने बताना चाहा। मैंने घड़ी देखी। इस वक्त 11:15 बजे का वक्त था। और प्रिंस का प्रोग्राम क्या था? मैंने उससे सवाल किया। वो रूपा को अपने जाती जहाज में डालकर जजीरे से परवास करके बंबई के हवाई अड्डे पर ले आता। वहां अपना फ्लाइट प्लान देकर वो नकारा गोची की तरफ परवास कर जाता। मैंने कदरे बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और एक लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा से पूछा, यानी तुम्हें रूपा को जजीरे पर जहाज तक पहुंचाना था? उसने इस्बात में सर हिलाया तो मैंने आगे पूछा, क्या जजीरे पर कोई रनवे मौजूद है? मैंने सिर्फ सुना है कि जजीरे पर प्रिंस ने 1.5 मील के दायरे में कंक्रीट की पट्टी खिंचवा रखी है जो जहाज के लिए रनवे का काम देती है, लेकिन मैंने वो जगह कभी देखी नहीं। विक्रम बोला, तय ये पाया था कि मैं बोट में रूपा को लेकर 1:30 बजे जजीरे पर पहुंच जाऊंगा और बोट हाउस में दाखिल होकर टॉर्च से 3 मरतबा किनारे की तरफ सिग्नल दूंगा। किनारे पर एक कार में एक अफ्रीकी मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो बोट हाउस में आएगा और मुझे रनवे तक साथ ले जाएगा। और बोट कहाँ है? मैंने उससे सवाल किया। मेरी अपनी बोट तो आजकल कोस्ट गार्ड्स के कब्जे में है, विक्रम ने पहले से ज्यादा कमजोर लहजे में कहा। आज मैंने अपने एक स्मगलर दोस्त से बोट मुस्तार लेने का बंदोबस्त करना था। उसने रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब सच्चाई और तफसील से दे दिया, कोई बात तुमसे छुपाई नहीं। अब तो मुझे खोल दो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और पेशानी फोड़े की तरह दुखती है। तुम्हारी आंखों के आगे तो मुद्दतों से अंधेरा छाया हुआ था प्यारे, और उसी अंधेरे में तुम्हें बुरे भले में कोई फर्क भी महसूस नहीं होता था। और जहां तक तुम्हारी पेशानी फोड़े की तरह दुखने का सवाल है ना, तो हकीकत यह है कि तुम खुद माशरे की पेशानी पर एक फोड़ा हो जिससे गलाजत बहती हुई बाहर आ रही है। मैंने बेरहमी से कहा, मुझे तुम बदमाशों की फितरत के इसी एक पहलू से सबसे ज्यादा नफरत है कि अपने से कमजोर पर जुल्म ढाते वक्त तुम उसकी चीखों पुकार और फरियाद सुनकर खुशी के मारे जमीन से 2 फुट ऊंचे उछलते हो, और जब तुम्हें कोई गर्दन नापने वाला मिल जाए तो फौरन हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हो, जिंदगी की भीख मांगने लगते हो, बदमाशी करते हो, और जब
बदमाशी करते हो ना, तो कम अज कम इतना हौसला तो रखो कि अपनी जान पर भी सख्ती सह सको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने दोनों हाथों से उसका सर मजबूती से पकड़कर एक और झटका दिया। उसकी गर्दन गो के सांड की तरह मजबूत थी, मगर इस दाव की खास बात यह थी कि इसके मुकाबले में गर्दन की मजबूती कुछ खास काम नहीं आती थी। विक्रम को तो कुछ समझने की मोहलत ही ना मिली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और रूह परवास कर गई थी। लेकिन इस आलम में भी वो गोया एक टुक मेरी तरफ ही देखता जा रहा था। मैंने उसके पपोटे बंद किए और ब्रीफकेस उठाकर तहखाने से बाहर निकल आया। दरवाजा मैंने एक बार फिर लॉक कर दिया था और जाकर गाड़ी में बैठ गया। उस वक्त 12 बज रहे थे। अगर मैं बर वक्त कोई बोट हासिल करने में कामयाब हो जाता तो मालती मंदिर पहुंचकर प्रिंस शोम्बई से मेरी मुलाकात हो सकती थी, जिसका नाम मैंने अपने नादीदा दुश्मनों की ताज़ा तरीन फहरिस्त में दर्ज कर लिया था। विक्रम के स्मगलर दोस्त का ना तो मैंने नाम पूछा था और ना ही मैंने उससे बोट मुस्तार लेने का इरादा किया था। मेरे जहन में फिशिंग हार्बर का ख्याल आया था, जहां मछेरों के सैकड़ों हट बने थे। उनमें से कई मछेरों के पास ज़ाती लॉन्चें भी मौजूद थीं, जो माहीगीरी में इस्तेमाल की जाती थी। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके फिशिंग हार्बर की तरफ को रवाना हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं साहिली इलाके में जा पहुंचा। फिशिंग हार्बर की हुदूद से बहुत पहले ही जर्द पत्थरों की एक नीची मगर बहुत चौड़ी दीवार बहुत दूर तक फैली हुई नजर आ रही थी। मैंने गाड़ी सड़क से उतारकर रेतीले हिस्से में दीवार के करीब खड़ी कर ली और दीवार फलांग कर पैदल फिशिंग हार्बर की तरफ रवाना हो गया। ब्रीफकेस मेरे हाथ में ही था। मेरी जैकेट की एक जेब में मशीन पिस्टल और दूसरी में साइलेंसर वाला पिस्तौल मौजूद था। कमजोर सी चांदनी में दूर से मछेरों के हट्स यूं नजर आ रहे थे जैसे किसी ने बड़े बड़े स्याह और बेहंगम संदूक बेतरतीबी से इधर उधर फैला रखे हों। उनसे काफी फासले पर बाएं तरफ को एक तवीलो अरीज और एक ऊंचा प्लेटफॉर्म फैला हुआ था, जिस पर ट्रॉलियां, टोकरियां और बोरियों के ढेर और ना जाने क्या क्या काट कबाड़ फैला नजर आता था। उसी प्लेटफॉर्म से मुत्तसिल बहुत बड़ा माही खाना नजर आ रहा था, जिसके सामने 20 ट्रक खड़े नजर आते थे। यहाँ समंदर की एक मखसूस नम आलूद सी बू पर मछलियों की बू गालिब थी। पुख्ता प्लेटफॉर्म पर मैंने एक शख्स का हेवला देखा, जिसके कंधे पर बंदूक भी नजर आती थी। उसने कई बार टहलते टहलते टॉर्च चमकाकर इधर उधर देखा। शायद वो यहाँ का चौकीदार था। मछेरों के हट्स दर हकीकत हट्स क्या, अच्छे भले मकानात नजर आते थे। एक मर्तबा हमें शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आने का इत्तफाक भी हुआ तो मैंने देखा था कि उनमें से बेशतर के अंदर जदीद मकानों वाली सहूलियात भी मौजूद थी। मछेरों में से चंद एक स्मगलरों के आलाएकार भी वहाँ पे मौजूद थे। कभी कभार जेल भी चले जाते थे और ठाठ से जिंदगी बसर करके वापस आते थे। मैं अभी हट्स के दरमियान फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से एक में दाखिल होने ही वाला था कि उकब से आता एक शख्स मेरे साथ साथ चलने लगा। वो गालिबन पुख्ता प्लेटफॉर्म की तरफ से आ रहा था और मैंने उसे देखा तक न था। वो दरमियाने कद का एक पुख्ता उम्र का स्याह फाम शख्स था। उसका जिस्म खूब गठा हुआ था। सर्दी गो के खासी ज्यादा थी, मगर उसके जिस्म पर सिर्फ बगैर आस्तीनों की एक मैली सी वास्केट और टखनों से ऊंची धोती बंधी हुई थी। पैरों में रबड़ के बूट मौजूद थे, जिनकी वजह से रेत पर उसके चलने से मध्यम सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वो मछेरा है। मैं उससे सिलसिला कलाम शुरू करने का इरादा कर ही रहा था कि उसने खुद ही पूछ लिया, किससे मिलना है बाबूजी? खिलाफ तवक्को उसके लहजे में निहायत शाइस्तगी और मुलायमियत देखकर मैं हैरान रह गया। किसी खास आदमी से तो नहीं मिलना? मैंने कदरे हिचकिचाहट से कहा और गैर इरादी तौर पर मैं कुछ और ज्यादा ही आहिस्ता चलने लगा था। मेरे साथ उसके कदम भी कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गए। कदरे तवक्कुफ से मैंने कहा, मुझे दरअसल चंद घंटों के लिए एक बोट चाहिए। यहाँ बोट्स किराए पर तो नहीं मिलती? उसके लहजे में अब वाज़े तौर पर दिलचस्पी की झलक नजर आती थी। पेशकश माकूल हो तो ना होने वाला काम भी हो जाता है जनाब, मैंने कहा। मजीद गुफ्तगू करने से पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पास बोट है भी या नहीं? क्यों नहीं? वो मुस्कुराया। 45 हॉर्स पावर की नए मॉडल की बोट है जनाब। क्या अब मैं पूछ सकता हूँ कि वो माकूल पेशकश क्या है जिसकी तरफ आपने इशारा किया? उसके लहजे की शाइस्तगी पर अब मुझे बजा तौर पर हैरत होने लगी थी। मेरे ख्याल में तो मछेरों में से किसी को इस हद तक उर्दू बोलनी नहीं आती थी।
ایک لمحے کے لیے مجھے شک ہوا کہ خفیہ پولیس کا آدمی تو نہیں ہے، لیکن اسی لمحے وہ ایک ہٹ کے سامنے رک گیا۔ وہ پیشکش 500 روپے فی گھنٹہ ہے۔ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ اس نے ہٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باقی باتیں اندر چل کر کرتے ہیں، تشریف لائیے۔ وہ ہٹ کی طرف تیزی سے مڑا۔ اسی دوران ایک عورت نے وہاں پر دروازہ کھول دیا۔ ململ کی ساڑی میں سڈول جسم کی وہ عورت پکی رنگت کے باوجود بے حد پرکشش نظر آتی تھی۔ 2.5-3 سال کا ایک بے ہنگم سا بچہ اس کی ساڑی پکڑے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ سندری، مچھیرے نے اپنی بیوی کو حکم دیا۔ میں ذرا بیٹھک میں بیٹھ کر بابو صاحب سے باتیں کروں گا۔